नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। All right, everyone. Hope I'm audible. Please confirm. Good evening. क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? प्लीज कंफर्म करें. All right. सो क्लास की शुरुआत करते हैं. कितने प्रश्न क्लास में हो गए थे, जरा इसके बारे में बताएंगे. कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे? 100 से ऊपर तो निकल गए थे. एग्जैक्टली 110. हाँ जी. ऑल राइट. कल क्लास क्यों नहीं था? क्यों? आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. शेड्यूल में ये था कि आज क्लास नहीं होगी, कल होनी थी, बट वही चीज फ्लिप हो गई. बस इतना ही फर्क है. मतलब जो शेड्यूल मैंने कन्वे किया था टीम को, उसमें आज क्लास नहीं थी, कल होनी थी, बट वो कल नहीं हुई, आज हो रही है. इतना ही फर्क है. ओके. 110 दोबारा कराना था. ओके. सो 110 का जो मैं बता रहा हूँ, 110 का क्लैरिफिकेशन मैंने टीम को बोला था. 1 मिनट देना मुझे. एक सेकंड दीजिएगा. कोई नहीं, मैं 110 पे वापस आता हूँ. पहले भी आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं. I'll come back. I'll end the class with 110. ठीक है. सो मैं डिस्कशन थोड़ा और करूंगा कि एक्चुअली क्या और कैसे होना चाहिए. चलो इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल. चलो 111वां सवाल करो. सवाल कह रहा है कि 3 डाइसेस को आपने फेंका. ए पहले में अपीयर होता है, बी दूसरे में, सी तीसरे में. आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए हमारा बी से छोटा हो और बी हमारा सी से छोटा हो. इसकी संभावना आपको बतानी है क्या होगी. 3 डाइसेस आपने फेंकी है, तो 3 डाइसेस के जो एक तरह से आउटकम्स हैं, कितने आउटकम्स हो सकते हैं? हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल? अगर आप 3 डाइसेस फेंकते हो और हर डाइस में आपको पता है कि 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो टोटल जो आउटकम्स बनने वाले हैं वो आउटकम्स आपके 216 बनने वाले हैं. ये बात बिल्कुल सही है. अब सवाल ये कि जो कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा रहा है वो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ रहा है? उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की संभावनाएं आपको बतानी है कि आंसर क्या होने वाला है. तो थिंक अबाउट इट और उसको सोच के उसके बारे में थोड़ा गौर करिए, विचार करिए और बताइए कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए. ये सवाल ट्राई किया था घर में आपने? कल अगर छुट्टी थी तो, क्लास नहीं थी तो मौका था आपके पास कि थोड़ा मेहनत कर लिया जाए. हाँ जी. दो 216 आपने बोला कि टोटल पॉसिबल आउटकम है. मैंने लिख दिया. अब सवाल यह है कि न्यूमरेटर में क्या लिखूं. ये महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूं. तो देखिए, इसकी काउंटिंग करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं. देखिए, मैं सी की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता हूं, जरा इसके बारे में सोचते हैं. मैं सी को 6 ले सकता हूं, 5, 4, 3. मैं सी को 2 नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको 3 लूंगा तभी मेरे पास एक संभावना है कि ये 1 और 2 बन पाए. तो लेस देन 3 तो सी को लिया ही नहीं जा सकता है. यस और नो? सभी को समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर मैं इस वैल्यू को 4 लेता हूं तो आपके हाथ थोड़े खुले हैं. और वो हाथ कैसे खुले हैं कि आप इन दोनों प्लेसेस पे या तो आप 1, 2 बिठा दो. मैं यहां पर लिखता हूं कि जब मैंने यहां 3 लिखा तो मेरे पास यहां 1 और 2 इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनी ही नहीं. लेकिन जब मैंने यहां 4 लिखा तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. 1, 2, 4, 1, 3, 4 और 1. तो अब 1 की संभावना हो गई.
मैंने कहा मेरे पास 2 3 4, ये भी संभावनाएं बन सकती है। तो 4 के साथ मुझे मल्टीपली 3 मोर ऑप्शंस मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर मैंने यहां 5 ले लिया है तो जरा सोचिए कि क्या क्या चीजें संभव है कर पाना। आप कहोगे 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4, फिर 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, इसके बाद 3 के साथ भी 4 लिया जा सकता है। यस और नो? तो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी बन रही हैं आपकी? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बनी कि नहीं? तो 5 के साथ मेरी 6 चॉइसेस बनी यहां पर। जब मैंने 4 लिया था तो मेरी 3 चॉइसेस बनी थी और यहां मेरी 1 चॉइस थी। जब मैं यहां पर 6 लेने जा रहा हूं 6 के साथ, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? आप कहोगे ये सारी तो ही हैं जो यहां लिखी हुई हैं। तो मतलब 1 के साथ 2 बनेगा और मैं लिख सकता हूं 2 2 5, मैं कुछ भी ले सकता हूं 1 के साथ। ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? अगर मैं 1 के साथ जाऊं तो मैं 2 से 5 तक कुछ भी ले सकता हूं। तो ये 2 से 5 का मतलब 2 3 4 5, 4 चॉइसेस तो ये हो गई। उसके बाद अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो मैं 3 ले सकता हूं और 2 के साथ मैं 4 भी ले सकता हूं और 5 भी ले सकता हूं। तो 2 के बाद मैं यहां कहूंगा 3 से 5 तक लिए जा सकते हैं, देयर आर 3 चॉइसेस। अगर मैं 3 लेता हूं तो मैं यहां पर क्या ले सकता हूं? 4 ले सकता हूं या 5 ले सकता हूं। तो यहां 4 से 5 लिख देता हूं, 4 से 5 2 और चॉइसेस हैं, राइट? अगर मैं यहां 4 लेता हूं तो नेचुरली मुझे यहां 5 लेना पड़ेगा और 6 लेना पड़ेगा, यानी 1 चॉइस हुई। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 चॉइस और मिल गई। तो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10, यस और नो? 4 3 7 2 9 1 10, टोटल 10 चॉइसेस हो गई। तो 10 6 16 3 19 1 20, आपको टोटल 20 चॉइसेस मिल रही हैं ऐसी जो हमें चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑर्डर में मुझे वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये वैल्यू हो गई 20/216। और अगर मैं 20/216 की बात करूं आपसे, 20/216 की बात करूं, तो आप कहोगे अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 से बनेगा 54 और ये बनेगा 4 पंचे 20। तो आपका आंसर क्या है? 5/54। क्या है? 5/54। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? हाँ जी, कितने लोगों को बात समझ में आई? सवाल बढ़िया है, बेहतरीन है, ये बात बस आपको समझ लेनी है। क्लियर है? सही है, अगर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। एग्जाम में ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अभिषेक जी, कान में आके तो कोई नहीं बताएगा आपको कि इसका सोल्यूशन क्या है, समझे कि नहीं? कान में आके तो कोई नहीं बताएगा कि देखो इसका 20 है ऊपर। काउंट तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करोगे? काउंटिंग समझो पहले कि काउंटिंग कैसे हुई है, लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि इट्स ऑल अबाउट हमें वो परमुटेशंस काउंट करने हैं, हमें वो परमुटेशंस काउंट करने हैं जो परमुटेशंस आपको इस तरीके से दिए हों। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आई ये बात? राइट, ठीक है। लेकिन अब अभिषेक जी ने बोला तो निराश तो नहीं करूंगा मैं, राइट? कि क्या इसको ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा? कई लोगों ने तो बोला ओके नेक्स्ट, बोले हाँ ठीक है, हो गया सर, छोड़ देंगे एग्जाम में सवाल, अगला सवाल कराओ। ठीक है, आपको मैं भी दिखाता हूं कि थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है। ये जो 20 की काउंटिंग है ना, ये 5 सेकंड में की जा सकती है, सिर्फ 5 सेकंड में। किंतु उसके लिए एक चलता फिरता दिमाग चाहिए। वी डोंट नीड डेड माइंड, वी नीड एक्टिव माइंड। हाउ एंड व्हाई, मैं दिखाता हूं आपको। आपको अगर मैं 3 डिफरेंट नंबर्स दे दूं, अगर मैं आपको 3 डिफरेंट नंबर्स दे दूं, लेट्स से 4 3 और 6 फॉर एग्जांपल, इन तीनों नंबर से मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको ये फ्रीडम दे दूं कि आप इनको कैसे भी अरेंज करो, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दो। भाई ए मोर देन बी, बी मोर देन ए और सी मोर देन बी का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है आपको। यस और नो? लाइक यहां पर 3 4 6। अब 3 डिफरेंट नंबर के वैसे तो फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी 6 कॉम्बिनेशंस होंगे, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर सिर्फ एक ही होगा, 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर भी एक ही होगा, 2 नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि हम 3 डिफरेंट नंबर्स के परमुटेशंस नहीं खोज रहे हैं,
बल्कि सिलेक्शंस खोज रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन परमुटेशन, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि मेरे पास 3 डिफरेंट नंबर के कितने परमुटेशंस होंगे, ये नहीं चाहिए, कितने सिलेक्शंस होंगे बता दो। इसलिए क्योंकि मुझे एक ही चाहिए उनमें से, क्योंकि अगर 3 नंबर दिए हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ही होगा, 2 नहीं हो सकते। तो आप बेसिकली पिछले सवाल में क्या तलाश रहे हो कि मुझे 3 नंबर्स का सेट चाहिए, ऐसे कितने डिफरेंट सेट बन सकते हैं, परमुटेशन वाले नहीं, सिर्फ सिलेक्शन वाले। व्हाट डज इट मीन कि तीनों डाइस पे हमारा आउटकम 1 2 3 4 5 6 हो सकता है कि नहीं? यस। आप बताओ 6C3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 6C3 रिप्रेजेंट करेगा इनमें से किन्हीं भी 3 नंबर को चुनने के तरीके। क्या उसमें परमुटेशन होगा? नहीं। इसमें 1 2 3 आएगा तो 1 2 3 का दोबारा काउंट नहीं होगा, और हमें वही चाहिए। अगर आप 3 नंबर चुन लेते हो तो उन तीनों नंबर्स को मैं चुपचाप कहूंगा तुम उधर खड़े जाओ, तुम उधर खड़े जाओ, तुम उधर खड़े जाओ। आई कैन मेक 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बस ये पता करना है कि ये 3 डिफरेंट नंबर कितने तरीके से चुने जा सकते हैं। अगर आप ये निकाल लो कि 3 डिफरेंट नंबर कितने तरीके से चुने जा सकते हैं, तो यही तो आपके तीनों डाइसेस के आउटकम हो सकते हैं ना। लेट से आपने कहा एक नंबर चुना है मैंने 3, यहां आपने कहा कि 3 नंबर चुनने हैं लेट से फॉर एग्जांपल, और आपने नंबर चुने ऐसे 2 5 और 6। वो 2 5 6 इसमें इंक्लूडेड होगा जो कि अलाउड ऑर्डर है, और इसके परमुटेशन यहां नहीं होंगे, ये मुझे चाहिए भी नहीं। तो तीनों डाइसेस पे एक बात और समझना, क्या मुझे किन्हीं भी 2 डाइस पे सेम आउटपुट चाहिए? नहीं, अलाउड ही नहीं है। हमें बी मोर देन ए, सी मोर देन बी चाहिए, हमें सेम नहीं चाहिए तीनों पे। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मुझे इन 6 में से 3 डिफरेंट के जितने पेयर बन सकते हैं बना लेने हैं। आप ऐसे समझो कि 6 लोग हैं, 6 लोगों के नाम है 1 2 3 4 5 6। मुझे इनमें से 3 लोगों की टीम बनानी है। कितनी डिफरेंट टीम बन सकती है बताओ? 6C3। बिकॉज एनी सेट ऑफ 3 नंबर्स जो आपको यहां मिलेंगे, पहली बात तो गारंटी है कि वो अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर 6 में से 3 चुन रहे हैं तो वो सेम हो ही नहीं सकते। अगर उनके नाम 1 2 3 4 5 6 हैं तो सेम कहां से हो जाएंगे? सिलेक्शन कर रहे हैं ना इनमें से 3 का, वो तीनों अलग अलग होंगे पहली बात। फिर जब वो 3 मुझे मिल गए तो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर तो एक ही बनेगा। दैट मींस जो मुझे ये वाला ऑर्डर चाहिए वो यही है 6C3। आज 6C3 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 6 पंचे 30, चौके 120 अपॉन 3 इंटू 2, 6 कट गया 20 आ गया देखो। तो प्रोबेबिलिटी से लोग नफरत क्यों करते हैं, परमुटेशन से लोग नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि ये टॉपिक सोचने वाला टॉपिक ही है। जैसे ही सवाल इजी से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जाता है, यहां थिंकिंग डोमिनेट करने लगती है, रटा रटाया तरीका किसी काम का नहीं रह जाता है। बिकॉज यू हैव टू काउंट। अब आप ऐसे या तो इस तरह से काउंटिंग करो, संभव है काउंटिंग में, मना नहीं कर रहा हूं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव then that's better, and the alternative is so simple, 6C3 means we will get any 3 different numbers and then we can arrange them. There is no need to arrange. Why will you arrange anything? आपको बस एक चीज ये जाननी है कि अगर मुझे 3 अलग अलग नंबर मिल जाए तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक ही सेट मिलेगा। यानी 6C3 कह रहा है कि हमारे पास 20 ऐसे ट्रिपलेट्स हो सकते हैं जो हम 1 2 3 4 5 6 से बना सकते हैं। तो उन 20 में से कोई भी एक ट्रिपलेट आप उठा लो, उससे आपको एक अपने काम का वैल्यू मिल जाएगा। अरेंज तो हमें करना ही नहीं है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है बस। तो वो तो बना ही सकते हो आप, डेफिनेटली बनेगा एक तरीका उससे। हो गया सवाल 6C3 20। कितने लोगों को समझ में आई बात? ठीक है, तो अत्यंत ही शानदार प्रश्न है, और आपको यही सोचना है कि जो आपको 6C3 नाम की एक चीज बताई गई है, वैसे तो वो चीज बताई गई है कि 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में 3 ऑब्जेक्ट चुनना, और सोचिए हम यहाँ पर किस तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं। राइट, यहाँ 3 पासे हैं मेरे पास, सबका आउटकम 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तीनों पे 1 1 1 भी आ सकता है, बट हमें वो चाहिए नहीं। हमें जो चाहिए वो 6C3 से मिल रहा है हमको, 3 डिफरेंट वैल्यूज, दैट्स इट, एंड देयरफॉर द आंसर इज 20। 112वां सवाल, एक सिंगल थ्रो हम करते हैं डाइस का, 2 डाइस का, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो डबलेट आएगा और ना ही टोटल 8 आएगा? डबलेट का मतलब दोनों का आउटकम सेम नहीं आएगा। 2 डाइसेस को थ्रो करने के टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं? आप सभी को पता है 36। हम क्या नहीं चाहते हैं? डबलेट्स नहीं चाहते हैं। आप बताओ कितने डबलेट्स हो सकते हैं? कैन यू टेल मी? 6 डबलेट्स आर पॉसिबल। 6 नंबर तो 6 डबलेट्स हो सकते हैं। हमें सम 8 नहीं चाहिए, तो सम 8 कब कब आ सकता है जरा देखते हैं। 2 6, और 2 6 का होगा तो 6 2 पे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यस। 3 5, तो 5 3 पर भी आ सकता है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी है 4, 4 की, बट इसको नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी काउंट हो चुका है। डबलेट में 4, 4 काउंट हो चुका है, तो 2 बार काउंट तो करेंगे नहीं, तो उसको लिख के काट दो, जोड़ना नहीं है उसको।
कमिंग देन आप कहोगे अब तो सारा लग रहा है कवर हो चुका है, इसके अलावा भी कुछ संभव है क्या? 4 हो गया, 5 3 तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो ये 4 और तरीके हो गए। तो 6 और 4 10, 10/36, 5/18 हो गया आंसर। 5/18 क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहिए था। तो हमने अगर नहीं के तरीके निकाल लिए हैं तो वो छोड़ के हमें सब काउंट करना है। तो ये वैल्यू अगर 10 आ गई है तो आप कहोगे 36 में 10 नहीं चाहिए। 10 आ गई है तो मुझे 36 में 10 ये वाले नहीं चाहिए, हमारा फेवरेबल आउटकम में 10 नहीं है। तो आपकी जो वैल्यू है वो 26/36 है। और 26/36 का मतलब आंसर क्या है? आपका आंसर है सी, विच इज 13/18, विच इज सी। समझ में आया सभी को? हाँ कि नहीं? यस। अगला सवाल देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाइस। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप कहोगे 1/6। और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप कहोगे 5/6। रैंडम वेरिएबल का सवाल है, n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू हमें 2 चाहिए, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी है p और ये हमारी प्रोबेबिलिटी है q। तो आपकी वैल्यू हो गई 7c2 इंटू p की पावर 2 इंटू q की पावर 7 - 2 5। 7c2 इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 की पावर 5। सो अगर मैं नीचे आऊंगा तो ये वैल्यू 6 की पावर 6 हो गई, ऊपर 5 की पावर 5 हो गई, 6 की पावर 7 हो गया, सॉरी। द वे आंसर इज रिटन, सीधे पावर्स में लिखा हुआ है, तो व्हाट वी कैन डू इज इसको ऐसे ही रहने दो, अभी कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो मैं 7c2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यह है 7 छंग 42/2 इंटू 1 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 की पावर 5। सो 5/6 की पावर 5 तो यहाँ दिख रहा है, बस ये देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है 7/12 के बराबर है क्या। तो अगर मैं 1 6 से ये 6 काट दूं तो 1 6 बच जाएगा, 6 दूनी 12 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/12 इंटू 5/6 की पावर 5। तो यही आंसर है, यस, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ जी, आपने पिछला वाला संडे चर्चा देखा था? I discussed about role of luck in selection. Okay? नहीं देखा, मत देखना, मैं आपको अलग से बता दूंगा किसी दिन, क्योंकि 1.5 घंटे का वीडियो है, फिर आप खोजोगे जाके कि कहाँ पर बोला सर ने, टाइम वेस्ट करोगे। बता दूंगा मैं किसी दिन, ठीक है? सो लक डज प्ले ग्रेट रोल इन सिलेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद ना यू कैन अप्लाई इट इन द रियल लाइफ। प्रोबेबिलिटी क्या कहता है आपको पता है? प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि अगर एक कॉइन को आपने एक बार टॉस किया तो आउटकम कुछ भी हो सकता है। हेड इज लकी और टेल इज लकी इन द फर्स्ट टाइम, राइट? लेट्स से यू टॉस ए कॉइन, either head will be lucky or tail will be lucky. Lucky means random, it's uncertain, कुछ भी हो सकता है, because both outcomes are possible. 2 बार करो तो हो सकता है दूसरी बार भी हेड आ जाए, हेड इज अगेन लकी। 3 बार करो, हो सकता है फिर से हेड आ जाए। But this will not happen if you do it 100 times, right? This will not happen if you do 1000 times. So if you repeat the same process 1000 times, you cannot get 1000 heads, because the probability of that happening is very minimal. देखो, जैसे आपने 2 टॉस किया और 2 टॉस में दोनों हेड आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 25% चांसेस हैं इसके। तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप 4 में तुक्का मारते हो ना, ABCD, जैसे किसी एक रैंडम तुक्के के सही होने की संभावना है, वैसे यहां भी संभावना है कि दोनों हेड आने की संभावना 25% है। 3 हेड आने की संभावना क्या है? 12.5% है ना पॉसिबिलिटी। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट? इट्स क्वाइट पॉसिबल। इवन 4 हेड लगातार आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? यू कैन डू लाइक दिस, ये मैथ तुम्हारी चलती रहेगी। 6.25%, 3.125%, राइट, लाइक दैट। बट देख रहे हो आप, प्रोबेबिलिटीज कम होती जा रही है, मतलब पॉसिबिलिटीज कम होती जा रही है। अब नेचुरली अगर मैं कहूं कि मुझे 100 हेड चाहिए, लगातार मैं 100 कॉइन का टास्क करूंगा, मुझे 100 हेड चाहिए, 1/2 की पावर 100 आपको पता है कि बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट क्लोज टू इम्पॉसिबल है। वी विल नॉट से इट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, बिकॉज 100 कॉइन्स
को हम टॉस करें और 100 हेड्स आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई भी बच्चा जाके 100 सवालों का तुक्का लगाए एग्जाम में, तो उसके सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लोज टू इम्पॉसिबल। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल, बिकॉज रियलिस्टिकली आपको पता है कि 100 सवालों में उसके 100 तुक्के लग जाएं या 90 तुक्के लग जाएं सही चारों ऑप्शंस में से, बिकॉज 25% प्रोबेबिलिटी है। तो इट इज पॉसिबल इफ लेट्स से ट्रिलियन स्टूडेंट्स आर गिविंग एन एग्जाम and everyone is asked, I'm using the word trillion, even that is little smaller, okay, but mathematics says कि अगर 2 की पावर 100 नीचे बेस में है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप लेट्स से 2 की पावर 100 बच्चों को बिठा दो एक साथ और उनको बोलो मारो तुक्के रैंडमली, तो there is a possibility that one out of them may get all 100 correct just by तुक्का, but we know उतने एस्पिरेंट नहीं है, and we know कि ये भी गारंटी नहीं है ना कि 2 की पावर 100 में से 1 का मतलब 2 की पावर 100 में से 1। जैसे अब मैंने कहा कि मान लिया किसी भी कॉइन के एक बार टॉस करके हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी 50% है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2 बार किया तो एक बार हेड एक बार टेल आएगा ही आएगा। तो जब हम कहते हैं कि किसी संख्या की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 2 की पावर 100 है, तो हम ये नहीं कह रहे कि हर 2 की पावर 100 में एक बार ऐसा होगा, ये नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप 2 की पावर 100 बच्चों से रैंडमली एग्जाम दिलवा लो तो एक भी ऐसा ना निकले, क्योंकि स्मॉल प्रोबेबिलिटी हुई नहीं। लेकिन अगर मैं ये 2 की पावर 100 स्टूडेंट से अनलिमिटेड टाइम्स कराने की कोशिश करूं, लेट्स से ये काम मैं 10,000 बार कराऊं, कि मैं 2 की पावर 100 बच्चे ढूंढ के बिठाऊं और उनसे बोलूं रैंडमली तुक्का मारो, और ये काम मैं 100 बार करा डालूं, 1000 बार करा डालूं, 10,000 बार करा डालूं, तो वन ऑफ देम मे बी समटाइम्स दे कैन फाइंड कि सारे उसके तुक्के सही हो जाए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी अलाउज दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। बट सिंस 2 की पावर 100 इज अ वेरी बिग नंबर, वी विल से इट इज इम्पॉसिबल। यस और नो? आपको पता है कि एग्जाम में कोई सिर्फ सारे सवालों का तुक्का लगा के सेलेक्ट नहीं हो सकता है, यू नीड सर्टेन स्किल, सो दैट मेक्स योर एग्जाम नॉट फुली रैंडम बट कंट्रोलेबल बेस्ड ऑन स्किल्स। यस, तो आपका एग्जाम भी बहुत अच्छी बात है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट प्योर रैंडम बट इट्स बेस्ड ऑन स्किल्स। नाउ लेट मी चेंज द इक्वेशन, 10 मिनट सुन लो, प्रोबेबिलिटी का सेंस ही बनेगा तुम्हारा। इक्वेशन में ऐसे बदलता हूं लेट से, और मैं कहूं कि एक एग्जाम जैसे एसएससी नाम का एग्जाम है, लेट से इस साल 12 लाख लोग परीक्षा देंगे, मान लेंगे इतने लोग लगभग देते हैं, 10 से 12 लाख, भरने वाले फॉर्म तो 25 लाख होते हैं। इन 12 लाख बच्चों में से सोचो कि एक दिन आकाशवाणी हुई और इसमें यह हुआ कि ये सारे बच्चों की तैयारी का स्तर अलग अलग है, हम बराबर कर दे रहे हैं, मतलब समझ लो ईश्वर की कोई ऐसी घटना हुई जिससे सारे 12 लाख बच्चों की तैयारी बराबर हो गई, इक्वल, इनइक्वालिटी नहीं है उनकी तैयारी में, इट्स इक्वल, राइट? व्हाट डज इट मीन? All are equally likely to crack the exam or not? Yes. And if all are equally likely to crack the exam, and let's say इनमें से मुझे प्रीलिम्स में 1.2 लाख बच्चों को चुनना है, सबके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/10 है कि नहीं है? यस, 1/10 प्रोबेबिलिटी हो गई। आपको पता है जो 10,000 बच्चे होंगे ना, जो लिस्ट में आएंगे, 1.2 लाख बच्चे जो इस लिस्ट में आएंगे प्री के बाद टीयर 2 के लिए, ये सारे बच्चे रैंडम बच्चे होंगे, स्किल बेस्ड तो कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, सबकी स्किल बराबर है। ठीक है, रैंडम का मतलब क्या हो गया? उस दिन कॉइन के टॉस करने पे जैसे हेड आ गया एक दिन पहली बार, ऐसे ही वो दिन उस मोमेंट पे स्किल बराबर होने के बावजूद भी किसी ने गलत लगा दिया, किसी ने सही लगा दिया, तो ये 1,20,000 लकी पीपल विल बी सिलेक्टेड, एज्यूम ऑल हैविंग सेम स्किल्स। ये सबसे खतरनाक चीज है। अब जब भी पता है हम दुनिया में कोई चीज एक बार होते देखते हैं कि ये हो गई है, हमें लगता है कि सिर्फ यही हो सकता था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? आप यही वाले बच्चों को दोबारा डे 1 के बाद डे 2 पे बिठा दो, सेम बच्चे, आपको पता है जो 10,000 लोगों की लिस्ट आएगी ना, सॉरी एक 20 की, अब जो लिस्ट आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी पहले दिन से। हाँ, कुछ लकी लोग होंगे जो दोनों में होंगे, जैसे कॉइन का आप टॉस करोगे तो हेड्स दो बार आ सकता है लगातार, राइट? यू गो टू डे 3, यू विल गो डे 4, कीप डूइंग दिस टेस्ट। इन्हीं लोगों को अलग अलग पेपर का डिफिकल्टी लेवल सिमिलर रखते हुए अलग अलग क्वेश्चंस के साथ ये एग्जाम कराते रहो। ये 12 लाख बच्चों में से ये जो 1-20 निकलेंगे, ये नई नई लिस्ट बनेंगी हर बार, कुछ लोग अंदर, कुछ लोग बाहर, कुछ लोग अंदर, कुछ लोग बाहर, बिकॉज इनकी स्किल्स इक्वल है, इक्वली लाइकली है सेलेक्ट होने के लिए। तो उस दिन, उस मोमेंट पे इनके साथ जो भी रैंडमनेस घटना घटेगी, उसके हिसाब से कुछ लोग अंदर होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे। यस और नो? कहो हाँ या नहीं। क्या आप चाहते हो एग्जाम में ऐसा हो? नहीं, क्योंकि ये सबसे खतरनाक स्थिति है, नहीं चाहते ना। तो एग्जाम में एक्चुअल में जो मेन गेम है वो इनइक्वालिटी का है, क्योंकि अगर कोई इक्वालिटी हो गई तब तो भैया जिंदगी और खराब हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा मॉक में खराब नंबर लाते हो, खुश रहा करो, क्योंकि आप किसी ना किसी और को हेल्प कर रहे हो और श्योर होने के लिए। मैं वो गेम समझाता हूं, मैं गेम समझाता हूं।
तो ये इनइक्वालिटी अगर ना हो ना तो ये एग्जाम तो बहुत खतरनाक हो जाएगा यार। अब इनइक्वालिटी कहां आती है मैं समझाता हूं। मान लिया 5000 बच्चों ने एसएससी का एग्जाम दिया, और इसलिए ना टॉपर्स की बहुत ज्यादा इज्जत मत किया करो, मैं बता रहा हूं। कुछ लोगों की करो, सबकी मत करो, रीजन बता रहा हूं। लेटेस्ट एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में जो फाइनल लिस्ट है वो 12000 की, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 12 लाख, 1 20, 12000। अब ये जो 1 20 टीयर 1 में सेलेक्ट होकर आए थे, आपको पता है इनमें से अगर इक्वली लाइकली गेम होता तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो लकी लोग, जो उस दिन के हिसाब से लकी हैं, वो घुस गए एग्जाम में। उसके बाद ऐसे ही मेंस में होगा, वो 12000 लकी लोग सेलेक्ट हो गए, इनके गुणगान हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, इलाके में इनके नाम छप रहे हैं, जबकि ये प्योरली रैंडमली सेलेक्ट हुए, स्किल्स बराबर थी सबकी। अगर यही एग्जाम में मेंस का 100 दिन करा देता, 100 अलग अलग लिस्ट बनती। हाँ, कुछ लकी लोग होते जो शायद कई सारी लिस्ट में होते, बट कहने का मतलब है ये 1,20,000 बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिस्ट में आते। कुछ ऐसे बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते शायद जो किसी लिस्ट में गलती से ना आते, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं होते। नाउ अंडरस्टैंड, अब रियल एग्जाम पे इसको मैप करते हैं। हमें पता है ये सिचुएशन नहीं है, राइट? लेकिन आपको मैं एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। जो ये कैंडिडेट बॉटम में होते हैं, ये अभी भी वो लकी चैप है। मैं लकी चैप इनको इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज इन्होंने मेहनत नहीं करी है। मैं लकी चैप इनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके नीचे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर रहने का मादा रखते हैं। आप दोबारा करा लो एग्जाम, करा लो भी, अभी इनमें से बाहर हो जाएंगे, काफी नए लोग अंदर आ जाएंगे। देखा नहीं आपने 0.5 नंबर से एक बच्चा एग्जाम में रह गया, तुम्हें क्या लगता है बच्चा खराब है? 0.5 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, अरे 2 सवाल उस दिन गलत हो गए उसके बेचारे के। अगली बार दिलवा लो एग्जाम, वो अंदर आ जाएगा, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे। तो देयर आर डिजर्विंग कैंडिडेट विद सिमिलर स्किल, दे आर नॉट इन द लिस्ट। द लक हैज प्लेड इट्स रोल। बट लक का मतलब ये नहीं तुम किसी ऐसे तांत्रिक के पास पहुंच जाओ लक पैदा करने के लिए, ये सब कुछ नहीं होता। ये प्रोबेबिलिटी है, प्योर रैंडम। Yeah, when you are just doing one trial, in one trial some outcome will be there. There has to be some random people उनको आप lucky बोल सकते हो, but it's random. It's not. It is probability. It is not any magical powers. समझ में नहीं है? But since एग्जाम का नेचर क्या, अब जरा एग्जाम को समझो। एग्जाम इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम्हें फेयर नंबर ऑफ चांसेस दिए जाएं, कि चलो हम एग्जाम को 100 बार कराएंगे, उन 100 बार में से सबका एवरेज स्कोर निकालेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा करेगा कोई, 100 बार करा लेगा, आप पढ़ा लो सर, श्रुति जी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप जाइए डिस्कनेक्ट हो जाइए और आराम से वीडियो देखिएगा मेरा, ठीक है? इतने नीरस जिंदगी में मत बनिए कि जब कुछ ऐसी बात हो रही होगी जो जो इतनी इंटरेस्टिंग है और प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है, वो आपको सीखना ही नहीं है। हाँ जी, इतना नीरस मत बनो जीवन में। जीवन का कुछ पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, ले लो आज, ठीक है? चलिए आगे सुनो। तो प्रॉब्लम यह है कि जो भी एग्जाम का प्रोसेस है वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि भैया ये रैंडम आउटकम्स को कंट्रोल करने के लिए चलो हम एग्जाम 100 बार कराते हैं। क्योंकि यार उनको ये बताओ एग्जाम को कि ये नीचे वाला बच्चा यहाँ हो या ये वाला बच्चा यहाँ हो, उनको क्या फर्क पड़ता है? दोनों की स्किल लगभग बराबर है। अगर बॉटम ऑफ द लिस्ट में कोई भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो लोग चाहिए थे, सिलेक्ट करना था, रैंडम ट्रायल करना था, कर लिया, ले लिया उन्होंने, ठीक है? उनके लिए फायदेमंद है ही नहीं कि वो 100 बार करा के अपना खर्चा बढ़ाएं या लोगों को परेशान करें। तो उन्होंने कहा हम एक बार लेंगे प्री, एक बार लेंगे मेंस, जिसको अंदर आना है आओ, जिसको बाहर जाना है जाओ, हमें क्या करना है? वो कौन सा प्रोबेबिलिटी सोच के और इतना काम करने वाले हैं, राइट? बट अगेन आई सेड दैट दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाली इक्वालिटी कि सबकी स्किल्स बराबर है, ऐसा होता नहीं है। तो उसकी वजह से रियल लाइफ में मामला थोड़ा बदलता है। तो रियल लाइफ में जो मैं अभी थोड़ी इस पर रिसर्च कर रहा था, मैं काफी दिनों से इस पर काम कर रहा था कि कब मैं बच्चों से कुछ इसके बारे में शेयर करूं कि लक का रोल क्या है। यहाँ पर बहुत ज्यादा है लक का रोल, वेरी हाई। somebody who is getting 4000 rank in the exam is a lucky chap. He could have been easily out. Right? Now coming to these people, एग्जाम में ये 10% रेंज ऐसी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10 से 20%। अभी मैं इस पे और मेरा रिसर्च चल रहा है, ठीक है? तो मैं भी बहुत कंक्लूसिव नंबर में कुछ सालों बाद बता पाऊंगा, तो मेरी रिसर्च थोड़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 से 20% बच्चे ऐसे होंगे जो अगर बार बार एग्जाम दें, राइट, लेट्स से उनको मैं 10 बार एग्जाम दिलवा दूं एसएससी का, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल, सब कुछ पेपर बस बदल रहा है, डिफिकल्टी लेवल सिमिलर है, तो ये 10 में से 9 बार सिलेक्ट हो जाएंगे, 9 टाइम्स। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 10 में 10 बार सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? Why? Because their skill set is definitely the top notch skill set, where उनकी speed of problem solving is better than others, and naturally speed better है, और speed बेहतर होने से सारा काम बन जाता है एक्चुअली, ऐसे कह लो। क्योंकि नॉलेज का लेवल तो सबका बराबर हो सकता है, सिलेबस है, सिलेबस सब खत्म करके चले जाते हैं, सवाल सब लगा के चले जाते हैं, बट जो एग्जीक्यूशन है वो इनका बेहतर है। दैट्स व्हाई मे बी 9 times out of 10 they will be in the list, the top 10 percentile people, top 10% people या top 1 percentile करो, whatever।
देन ये बीच वाला मामला है जो 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं, मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनके साथ थोड़ी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, कि मे बी अगर आप 10 बार एग्जाम कराओगे तो हो सकता है ये 6 बार अंदर हो, 4 बार बाहर हो, या 5 बार अंदर हो, 5 बार बाहर हो, राइट। बट स्टिल आई विल कॉल देम मॉडरेट, मतलब 10 बार कराएंगे तो मैं इनको कह दूंगा कि शायद ये 6 से 7 बार सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बोल दूंगा इनको कि ये मॉडरेट जोन है, ये बिल्कुल ना तो बॉटम में आते हैं ना टॉप में आते हैं, लेकिन ये बीच में कहीं है और बीच में अपनी जगह 6 से 7 बार बना लेंगे 10 में से। ये जो लोग हैं ना इनका तो मामला बहुत गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि ये बच्चे अगर लेट्स से मान लिया ऐसे मान लेते हैं, रफली बोलते हैं 4000 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, इन 4000 बच्चों के करस्पॉन्डिंग यहां लगभग 10,000 बच्चे और होंगे, 11,000 बच्चे और होंगे जो बिल्कुल इसी स्तर के होंगे और नीचे रह गए, इनको मैं इक्वली लाइकली मान लेता हूं, ठीक है। तो ये जो 4000 की लिस्ट है बेसिकली ये एक तरह से 14,000 या 15,000 में, देख रहे हो आप। तो ये जो 14-15,000 लोग हैं ना, इसमें रैंडमली अगर आप बार बार यही सेम एग्जाम करा दो तो चेंज होते रहेंगे लोग, वही 14-15,000 लोग ऊपर नीचे होते रहेंगे। बट ये जो 4,000 लोग हैं ये वल्नरेबल हैं, इट्स लाइक कॉइन टॉस, कौन अंदर कौन बाहर, विद डेफिनेटली विद द स्किल दे हैव, बट नीचे वालों के अंदर भी तो स्किल है, इसलिए मैं इसको कॉइन टॉस से कंपेयर कर रहा हूं। लोग बुरा ना माने कि हमने साल भर की मेहनत की, सर बोल रहे हैं कॉइन टॉस, बट डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली? तो द इनइक्वालिटी इन एग्जाम is helping these guys because 90% probability is a very good probability, very wonderful probability, right? If you will get selected 9 out of 10 times, मैं 10 out of 10 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 100% probability तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, राइट? किसी के साथ कुछ भी कभी धोखा हो सकता है 10 बार अगर एग्जाम देता है तो, इसलिए 90% बोल रहा हूं, 90, बट 90% इज अ गुड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो लोग हैं ना, ये इनको पता है किससे फायदा हो रहा है, इनकी वजह से, क्योंकि ये अपना लेवल इनके बराबर नहीं ला पाए, इसलिए ये भाई साहब एंजॉय कर रहे हैं एक काफी स्टेबल पोजीशन। ये लोग अगर ऊपर तक पहुंच जाए ना, इनकी जान खा लेंगे। अभी एग्जाम में जो बवाल होगा रहता कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये जो टॉपर जो बहुत ही दम भरते हैं ना कि मैं ये नीचे वाले लोगों की वजह से दम भरते हैं ऊपर बैठ के, क्योंकि बेचारे नीचे वाले लोगों ने उनकी स्थिति उसके बराबर नहीं हो पाई, इसलिए तुम टॉपर बन गए। किस्मत तुम्हारी अच्छी थी कि तुम शॉर्ट पहुंच गए, दोबारा होगा शायद दोबारा भी तुम निकाल लोगे, नीचे वालों की वजह से, ठीक है। तो एवरीवन सिटिंग इन द एग्जाम, उनकी सबकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज द रियल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। एक और चीज मैं बताता हूं, इक्वल स्किल कभी हो भी नहीं पाएगी, ये भी आप जान लेना। हो सकता है एक बच्चा जो इस लिस्ट से बाहर था, अगली बार तैयारी करके वो इस रेड वाली लिस्ट में पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए, 10% में पहुंच जाए, जो इस बार नहीं हुआ, हो सकता है पहुंच जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉटम पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बॉटम पोजीशन हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इवन अगली सेंचुरी में भी। तो जो स्किल में एग्जाम में बैठने वाले लोगों का जो स्किल गैप है वो हमेशा रहेगा। तो जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट जो है, जो लेट्स से अच्छी तैयारी अच्छी स्पीड बना लेगा और वो टॉप 10% में बैठा हुआ है, इस सिलेक्टेड लिस्ट में जो टॉप 10% में हो सकता है, उस बंदे की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सर्टेन है। बॉटम विल ऑलवेज बी हैविंग दैट लक फैक्टर, ऑलवेज। अब इस लक फैक्टर में आपको बताता हूं एक चीज, ये भी प्रॉब्लम है कि इवन इफ यू गिव एग्जाम 5 टाइम्स, लेट्स से यू आर टॉसिंग ए कॉइन 5 टाइम्स, कैन इट गिव ऑल 5 टेल्स? यस। कैन इट और नॉट? यस, इट कैन, इट कैन, ऑल्दो द प्रोबेबिलिटी इज 1 out of 32। पांचों टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/32 है, बट है प्रोबेबिलिटी। तो इफ यू रिमेन इन द बॉटम जोन, you may be that unlucky guy who is not selected even in 5 attempts. We find such stories or not, कि कुछ लोग कहते हैं यार हम 5 अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, कभी आधे नंबर से रुक गया, कभी 2 नंबर से रुक गया, कभी 1 नंबर से रुक गया, because they are in the bottom of the list and on the unlucky side वो उस लिस्ट को ब्रेक नहीं कर पाए। And therefore it is very important for you to understand that ये जो बॉटम एरिया है इसको छोड़ो कैसे भी करके। नहीं, आफ्टर डूइंग द हार्ड वर्क, मुस्कान मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि देखो अगर हम वेरिएबिलिटी देखें तो वेरिएबिलिटी बहुत सारी है। Variability start at birth. Even your DNA is not same. So two people are not equally likely in any sense. DNA हमारे डिफरेंट्स हैं, तो सबकी DNA बहुत कुछ डिसाइड करता है लाइफ में कि क्या आपके क्या जीवन में झुकाव होंगे, इंटरेस्ट होंगे, कैसा करेंगे। तो बहुत सारी वेरिएबिलिटी है, पहले से भी है। लेट्स से 10th में आपको कोई एनवायरनमेंट मिला जो अच्छा नहीं था, राइट? तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे, तो वो इनइक्वालिटीज बहुत सारी हैं, राइट? बट वी कैनॉट कंसीडर दैट नाउ बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं, वो तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, राइट? उसके बारे में हमें घुसने कोई मतलब नहीं। लेट्स से आप कंपटीशन में आके बैठ गए, तो बैठ रहे हो जब, तब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये पूरी कोशिश करूं। जैसे देखा मैंने कुछ लोगों का टारगेट क्या है, 4000 रैंक लानी है, 5000 रैंक लानी है। जिनके टारगेट 4-5000 रैंक वाले हैं ना, वो बहुत वल्नरेबल है एग्जाम में। उनको ये नहीं पता कि उनका सिलेक्शन सिर्फ किस्मत है। समझो इस बात को।
वो दिन पे डिपेंडेंट है बेसिकली, कि लक हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। शेखर जी देखिए, मैं एक मैथमेटिशियन हूं, मैं एक प्रोबेबिलिस्ट हूं, तो मैं आपसे प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात कर सकता हूं। ये कर्म और फैलाना ढिमकाना भैया मेरे को नहीं पता है, ठीक है। इतना ज्ञाता मैं नहीं हूं और ना ही मैं इनमें जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ऐसे देखता हूं कि अगर आप पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे और सवाल वाल आते होंगे तो एग्जाम में लगा लोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कर्म बीच में आ जाएंगे और कहेंगे सवाल का उत्तर बी नहीं AC लगा दो, ऐसा नहीं है। ये सब बातें मत करो, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव साइड बताता हूं। पॉजिटिव साइड ये है कि पहली बात, इस पॉइंट को या इस नजरिए से कभी लोगों ने चीजों को देखा ही नहीं है। ओके, मैं बहुत सालों से इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा था, रोल ऑफ लक इन एग्जाम्स। बट यू नो, अगर ये आप आके बोलो ना, तो ये एक अनपॉपुलर साइड है। अनपॉपुलर साइड है ना, लोग कहेंगे कि जिनका नहीं हुआ उनकी गलती थी, जिनका हो गया वो तो मेहनती थे। अरे जिनका नहीं हुआ वो भी मेहनती थे। तो रोल ऑफ लक को मैं बहुत कंक्रीट तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा था एज ए बिलीफ। नो, आई डोंट वांटेड टू प्रेजेंट एज ए बिलीफ, जस्ट एज ए ओपिनियन। ऐसा मुझे महसूस होता था कि कुछ तो है खेल लक का। बट देन आई कंबाइंड इट विद मैथमेटिक्स, आई स्टार्टेड लुकिंग एट सम डेटा, क्योंकि हम मॉक्स भी कराते हैं तो हमारे पास मॉक्स का भी बहुत सारा डेटा होता है। उनमें से किनका हुआ किनका नहीं हुआ उसकी मैपिंग भी मैंने करी। And then the picture emerged through probability that the bottom is simply luck. Okay, the bottom is simply luck. The topmost is highly likely to happen in any given scenario. The mock toppers and all, अगर वो reality से mock को top कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मुस्कान जी कह रहे हैं luck has very important role in our life. Yes, it has. But again मैं फिर से चीज क्या समझाता हूँ आपको। मैंने ये भी बताया है आपको कि हमारा वर्ड unfair है, unequal है, and the inequality does benefit those who reach at the top. So if you somehow manage to be a top aspirant in SSC, it works in your favor. It works in your favor. But the only question is how to reach in that zone, the top zone. अब यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। मेरा एक मन में ये भी बड़ा प्रश्न है जिसको मैं इवेलुएट कर रहा हूं कि क्या जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, या लेट्स से इवन आवर DNA, डज इट हैज ए कंक्लूसिव रोल इन द टॉप परफॉर्मेंस और नॉट? क्या हर कोई हार्ड वर्क से हर किसी फील्ड में टॉप 1% में पहुंच सकता है? This is also one of the question lingering to me. And IQ is not something which I give much priority to. I feel it's a waste metric. IQ is a waste metric. वो जो डेटा आपको जैसा दिखाया जाता है वो वैसा IQ का कुछ रोल नहीं होता है। And your exam is not about IQ. Let me be very straight about it. अच्छा, अब मैं एग्जाम्स को अगर कंपेयर करूं तो UPSC is more unpredictable than SSC. Why? Because of subjectivity. UPSC में ऑप्शन एक आदमी चेक करता है, solution, you know, just 1 minute please. प्लीज वेट करिए आप 2 मिनट, मुझे थोड़ा सा कुछ स्पार्किंग हुई है। 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिएगा, मुझे थोड़ा चेक करके आना पड़ेगा। जस्ट मिनट, आप लोग आपस में चैट करो, मैं आ रहा हूँ। ऑलराइट, सो एनीवे, तो मेरा देखिए ये बताने का पर्पस नहीं है कि आप एक एक्सक्यूज आपको मिल गया आज कि अब तो रैमो सर का ये वीडियो दिखाएंगे जब कभी सिलेक्शन नहीं होगा तो। नहीं, प्रॉब्लम पता क्या है, दुनिया ना फेलियर में इंटरेस्टेड है नहीं, ये भी बात समझ लो। कोई तुम्हारी इस बात को कोई भाव नहीं देने वाला है कि तुम्हारा सिलेक्शन रैंडमनेस की वजह से नहीं हुआ है। कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि वो इस बात को समझेंगे नहीं, वो कहेंगे बहाना मार रहा है ये बात व्यक्ति। तो डोंट एक्सपेक्ट सम पॉजिटिविटी फ्रॉम सोसाइटी। ना तो वो प्रोबेबिलिटी समझते हैं, और प्रोबेबिलिटी समझने वाले भी ये इसको रियल लाइफ में अप्लाई कहां कर पाते हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, राइट। लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, यू शुड नो इट कि देयर इज एन इक्वालिटी एंड आई नीड नॉट टू बी इन द बॉटम जोन। सेकंड, let's suppose something bad happens with you, because the bad luck is always can happen with anyone, it's random, right? You should know the reality that ऐसा नहीं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं थी, you know, if you miss the exam by 2 marks, that does not mean आपके अंदर वो काबिलियत नहीं थी। because ideally आप मुझे बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि बॉटम लिस्ट में हो ही ना? हमेशा होगा।
अगर आप टॉप पे निकल भी गए तो कोई और बॉटम में होगा, बट बॉटम लिस्ट होगी, बिकॉज ह्यूमंस आर डिफरेंट, राइट? दे कैन नॉट हैव दिस सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो बन ही नहीं सकता ह्यूमंस के साथ कि सब इक्वल प्रिपरेशन लेवल पे हो, ऐसा होना संभव ही नहीं है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर सम सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ तो बहुत सारी चीजें हैं, दिमाग हमारा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो इस तरह की जो इनइक्वालिटी है ना, वो मे बी इवोल्यूशन से रिलेटेड हो, अभी बहुत गहरा मैं उसमें नहीं उतरा हूं, तो वो इनइक्वालिटी लिस्ट में होगी, ये तो समझ में आता है, हमेशा होगी, राइट? You go at the top, try to go at the top, do the extra work that is required to be in the top of the list, don't be at the bottom, otherwise you will be just at the mercy of chance. Don't be at the mercy of chance, right? So sometimes you feel like हो तो गया यार, कर लिया इतना रिवीजन, अब नहीं करेंगे, no, do little more, put more effort, because you are not aiming just to be in the list, you are aiming to be in the top of the list. So you should never aim 4000 rank, because if you are aiming 4000 rank, 5000 rank, you are vulnerable, बिकॉज आपकी तैयारी फिर उस तरह से है, आपने अपना बारी वहां सेट कर लिया है। मोटिवेशनल बुक डज नॉट एक्सेप्ट लक। अजीत नहीं करेंगे। आप बताओ, एक मोटिवेशनल स्पीकर आके अगर लक की बात करेगा तुम उसको सुनोगे? मोटिवेशनल स्पीकर का काम क्या है? सबको अच्छा महसूस करवाना बस। मोटिवेशनल स्पीकर कोई डूअर है नहीं, उसको क्या करना है? उसको तो बात करनी है, आगे करो बात, भर दो सबके अंदर आग, है ना? आग भर दो बस, उनको करना क्या है? नथिंग, राइट? एंड एवरीवन लव्स टू बी मोटिवेटेड। अरे कोई आके तुमसे बोले तुम कर लोगे यार, सब होगा तुम्हारा, यू कैन डू इट, you feel good, yes, I can do it. So the problem is that we should live in a world which is the real world. Let's not be unreal. Let's understand this. This is how the nature is, and the mathematics, it's pure mathematics that जिसका मैं logic use कर रहा हूँ, random sampling, doing things again and again. और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, लाइफ में ये एटीट्यूड लेके आप अपने अंदर आ जाओ कि जब भी कोई इवेंट होती है, it is one of the possible outcomes. It is one of the possible outcomes. There could have been many other outcomes of that event. Think about those outcomes also. कि वो outcomes क्या हो सकते थे, right? समझे कि नहीं? उससे आपको हमेशा क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है। You always get clear perspective. तो जो टॉपर्स हमें दिखते हैं बेटा, हर साल लिस्ट में 7000 8000 टॉपर आएंगे, उसमें कुछ नया नहीं है। किसी ना किसी की रैंक 1 आएगी, उसमें कुछ नया नहीं है, तो होना ही है। जो टॉपर लेट से रैंक 1 आया है, एक दूसरा सैंपल बनाओ, सोचो कि जिस दिन वो एग्जाम हुआ, वो टॉपर एग्जाम देने ही ना आया होता, क्यों? किसी भी कारण से कोई और टॉपर होता। ठीक है, रैंक 1 तो कोई और होता, कोई और लिस्ट में आता नीचे से, उसकी किस्मत खुलती, बॉटम में से एक की एंट्री होती किसी और। तो these are just different set of trials that are happening in the real world, but in the real world there are no multiple trials. Multiple trial हम दिमाग में करके चीजों को समझ जरूर सकते हैं कि what if there is another trial of the same event. जैसे मैंने आपको जो केस समझाया है, इस केस में मैंने वो सिनेरियो बिल्ड किया है ना कि we can do it again, तब हमें समझ में आया ना गेम के नीचे वाला लक है। अगर आप इस इवेंट को सिर्फ एक बार देखोगे, then you will see this is the only possibility, this is it. तो एक डेफिनेटिव आउटलुक आपका क्रिएट होगा, और वो नीचे वाले का यही डेफिनेटिव आउटलुक है, उसको लगता है कि हाँ हमने मेहनत करी, तुम्हारा हो गया। अरे तुम्हारा दोस्त जैसे मेहनत करी, इसका नहीं हुआ, वो भी तुम्हारे बराबर ही था, बट उसका दिन नहीं था। बट अगर यही आउटकम दोबारा हो पाता, तीसरी बार हो पाता, चौथी बार हो पाता इवेंट, तो पॉसिबली था वो भी लिस्ट में होता कहीं ना कहीं, राइट? द पैरेलल वर्ल्ड। सो इस थिंकिंग से ना आपका चीजों को लेकर ना पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा, राइट? पर्सपेक्टिव, इवन हाउ टू हैंडल ए फेलियर। समटाइम्स इन योर फेलियर you have no issues यार, आपके अंदर कोई इश्यू नहीं होता है, बस वो रैंडम ट्रायल के आप शिकार बन गए, बस। ये कोई और नहीं समझेगा, तुम समझ लेना। तुम्हारे मान लिया 50 नंबर कम रह गए, तुम्हारी तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ बढ़िया था, और तुम मार्क में भी बहुत खराब ही कर रहे थे, तो मान लेते हैं कि तुम स्किल्ड ही नहीं थे उस एग्जाम को निकालने के लिए। लेकिन अगर तुम स्किल्ड थे, तुम्हें लगता था तुम्हारा हो सकता है, तुमने कुछ मार्क्स में भी अच्छा किया था, उसके यानी आप बॉटम वाली लिस्ट में होने के काबिल थे, ड्यू टू रैंडमनेस यू आर नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, तो that perspective is important. Motivational speaker will never highlight this because they just want you to believe that if you could not do it, you had some problem, because that's how it works ना, कि जिसका ना हो उसको क्लियरली बोल दो कि तुम्हारे अंदर कमी थी। वो बच्चा कई बार समझ ही नहीं आता मेरे अंदर कमी क्या थी। ठीक है, सो वो एक अलग चीज है, बट हमें थोड़ा समझदारी से अगर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन रियल लाइफ वी आर नॉट अलाउड टू हैव मल्टीपल इवेंट्स, ओके, कि हम उसके रिपीटिशन कर पाएं। जैसे सिक्के को उछालने का क्या है, दैट इवेंट कैन बी प्लेड अगेन एंड अगेन। इन रियल लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? यू गेव एन एग्जाम, नॉट सिलेक्टेड, कहानी खत्म, देन यू हैव टू गो अनदर अटेम्प्ट लाइक दैट। सो आई एम जस्ट सेइंग, हैव द अवेयरनेस ऑफ दिस, देयर इज अ रोल ऑफ लक इन द बॉटम ऑफ द लिस्ट।
if somehow it is humanly possible for you, I'm using the word humanly possible because I also don't know कि for two humans if same possibility exists or not. Can two human with so many variations reach at the same level with the same effort? I also doubt that. ठीक है? But the nature of task in front of you is not that difficult. It's objective paper, 4 subjects वगैरह वगैरह. I believe it's achievable. Let's say आप जम के मेहनत करो कि यार ऊपर पहुंचते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है? So that your surety is there, your selection के chances आपको झटका थोड़ा कम लगे, यही चाहता हूँ बस. बाकी आते हैं पढ़ते हैं. 113 के बाद 114. अब ये मत कर देना कि कल से लक बटोरने के चक्कर में पड़ जाओ तुम कि चलो लक का जुगाड़ करते हैं पहले, वरना तो कहीं लिस्ट से बाहर ना हो जाएं. हाँ, कोई जुगाड़ करने से कुछ नहीं होगा, वो होगा. अब इसका अदर पर्सपेक्टिव यही है कि लक को तो रैंडमनेस को तुम्हारा साथ देना होगा तो देगा. डोंट थिंक यू आर चोजन वन फॉर दैट रैंडमनेस. इट्स जस्ट a random outcome. Himanshu ji, but sir, hard work is the key. That 1% bad luck or error can also be a reflection of less preparation. No, हिमांशु जी, मैंने क्या बोला? मैं वही बता रहा हूं कि अगर 10 इक्वली स्किल्ड लोग हों और 10 इक्वली स्किल्ड लोग में एक व्यक्ति का चयन होना है, हो जाओ इक्वली स्किल्ड, सारे हो जाओ, होगा तो एक का ही. तो ये जस्टिफिकेशन मैथमेटिकली बहुत आसान है ना कि जिसके 0.5 नंबर कम आए वो कम डिजर्विंग था, बिकॉज इन वन ट्रायल यू डिसाइडेड दैट. I am just saying a different outcome was also possible with the same set of people. A different outcome was possible, right? That did not happen because एक ही outcome आना था तो एक आया आपके सामने, but ये other way भी हो सकता था. तो ये कहते हैं ना कि हमें एडजस्ट करने की फिलॉसफी चाहिए, तो ये फिलॉसफी ठीक है उसके लिए कि भाई चलो अगली बार देते हैं, कुछ कमी रह गई मेरे अंदर. बट फैक्ट यही कि कोई कमी नहीं होती है भाई. जो आधे नंबर से अंदर है, जो आधे नंबर से बाहर है, ये कोई कमी का गेम नहीं है. ये गेम बस चांस का है, ठीक है? If 10 have 100 out of 100, then how rank 1 is decided? पहली बात हिमांशु, मैंने ये नहीं बोला कि 10 लोग एग्जाम देंगे तो सबके 100/100 आएंगे. मैंने बोला ये चीज, मैंने बोला कि 10 लोगों की स्किल्स बराबर है. इक्वल स्किल से इक्वल परफॉर्मेंस सबका नहीं हो सकता सेम डे में, बिकॉज ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. जब पेपर आप दे रहे हो तो आप ऐसा हो ना कि 10 लोगों की स्किल्स बराबर है तो 10 लोग 100 नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं है. अगर 10 लोग 100 नंबर ले भी आए तो भी आपको पता है 10 लोगों का नहीं होना है. कैसे होता है आपको पता है? डेट ऑफ बर्थ, फिर मैथ में किसके नंबर ज्यादा है ना. वर्स्ट केस में क्या होता है आपने देखा है, कभी कभी कॉइन टॉस करके विनर घोषित कर दिया जाता है भैया, क्योंकि उनको लेना तो एक ही है, ले लेंगे वो. आपने देखा ये चीज होती है कि नहीं होती है? ज्वाइंट विनर थोड़ा ना कि एक काम करो 10 लोग आके नौकरी ले लो और सैलरी को 1/10 ले लेना, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है? वो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के तुम्हें एलिमिनेट मार देंगे, ठीक है? So let's now do this. A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. All right. So पहली बात तो ये कि वो सच बोल सकता है और झूठ बोल सकता है, वे दोनों मामला समझते हो. तो उसके सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है ट्रूथ, वो क्या है? 3/4. और उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉल्स, वो 1/4. ठीक. कह रहा है आपको आके वो बोलता है कि 6 है, तो या तो उसने ट्रूथ बोला होगा या उसने फॉल्स बोला होगा. समझे कि नहीं? तो अगर उसने सच बोला है कि 6 है, तो पहली बात ये मान लेते हैं कि उसने सच बोला है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई. प्लस अगर उसने झूठ बोला है और आके तुमसे बोल रहा है कि 6 आया है और 6 नहीं आया है, तो वो 5/6 की प्रोबेबिलिटी के साथ 6 नहीं आता है. इसका कॉम्बिनेशन आपका आंसर है. तो मैं अगर 24 को नीचे लिखूं तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 5/24. ओके, 3/24 और 5/24 विल बी 8/24. सॉरी, और 8/24 तो आपका 1/3 है. बट आंसर मैच नहीं कर रहा. क्यों? थिंक अबाउट. सबसे पहले देखो, आपको लॉजिक सोचना है कि मैंने जो लॉजिक बताया उस लॉजिक के 2 कंपोनेंट है. सवाल यह है कि वो आके तुमसे बोल रहा है कि 6 आया है,
वो सच बोल सकता है या फिर वो झूठ बोल सकता है। तो मैं बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर उसने सच बोला है तो 6 आया होगा। उसने सच बोला हो और 6 आया हो, क्योंकि वो आके बोल रहा है ना कि 6 आया है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उसने सच बोला है और 6 आया है, प्लस उसने झूठ बोला है और 6 नहीं आया हो, ठीक, 6 नहीं आया हो 6 बार, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इंटू 3/4 अगर वो सच में रिपोर्ट हो रहा है, सही रिपोर्ट कर रहा है तो। दूसरा, झूठ हो कि 6 ना आया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है, और वो जाके ये बोल रहा हो कि 6 आया हो। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 1/3। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो उत्तर मैच नहीं कर रहा है, क्या आप कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकते हो कि उत्तर गलत है, या अभी तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है कि हमने कुछ मिस किया? और मिस किया तो सोचो, किसी भी चीज को गलत सिद्ध करने के लिए आपको बस एक आउटकम चाहिए जिससे आप सिद्ध कर पाओ कि सर ये वाला केस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, या फिर ज्यादा इंक्लूडेड है। नहीं, देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वो आके बता रहा है कि 6 आया है। समझना इस बात को। उसने आके आपसे बोला कि देखो 6 आया है। अब ये आदमी सच भी बोल सकता है या झूठ भी बोल सकता है। तो आपको यही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि सच में 6 आया है, एक्चुअली में 6 आया है। उसने बोल तो दिया कि 6 आया है आके तुमसे, तुम बैठे थे दूसरे कमरे में, पर ये आदमी 75% चांस है कि सच बोल रहा है, 25% चांस है कि झूठ बोल रहा है, राइट? तो मैं उस केस की बात कर रहा हूं कि इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो उन दोनों चीजों को कंबाइन करके जो मैंने आंसर कैलकुलेट करके आपके सामने लिखा है 1/3। ओके, इज दैट करेक्ट? बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस। ऑप्शन में होता तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, मिल गया, ऑप्शन मैच कर गया, बट वो मैच नहीं कर रहा है। तो या तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप बोलो कि हाँ सर ये सही है, आप हमें सब समझ आ रहा है, सब हमने इंक्लूड कर लिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और यू से कि यू आर रॉन्ग, मींस यू मे नॉट हैव इंक्लूडेड फ्यू थिंग्स, राइट? एनीवन? चलो अगला सवाल करते हैं, इसको भी थिंकिंग मोड में रखो, थोड़ा दिमाग लगाते रहो, अगले सवाल पे चलते हैं। यहां इन सब सवालों से ना थिंकिंग डेवलप होती है, सोचने का तरीका बनता है कि भाई है नहीं है, है नहीं है। अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? इसका भी आंसर निकालो, जैसे उधर की हो वैसे इधर करो। 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स, यानी 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये सच बोलेगा, एंड ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट इट इज 1, तो 1 आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। प्लस अगर इसने झूठ बोला है, सो 5 आउट ऑफ 6 चांसेस है कि 1 नहीं आया होगा। तो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकलेगी? तो आपने कहा अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये वैल्यू आपकी है 3/5, मैंने लिख दिया कि ये 3/5 है, सॉरी एक मिनट, 3/30 प्लस 10/30, ये तो हुआ। तो आपको 13/30 है, ये भी ऑप्शन में है नहीं, ये ऑल्सो नॉट गिवन इन द ऑप्शन। केबी ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है, और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ये तो सैंपल स्पेस है, कि इसमें तो ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 नहीं आया है। समझे कि नहीं? तो केबी करें भाई, ये तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हुई 13/30, लेकिन 1 आने के बाद वो सही रिपोर्ट होगा। अगर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो तो ये बनेगा ना, 3/30/13/30, यानी 3/13। यहां जाओ, ये जो 1/3 आया ये तो सैंपल स्पेस है भैया, बट सही रिपोर्टिंग यही होगी ना। तो ये वैल्यू क्या है आपकी? 3/8।
कितनी वैल्यू आई आपकी? एक मिनट, जस्ट मिनट, 3/24 लिखना था मुझे, 3/24, राइट? सो दिस टर्न आउट टू बी 3/8। समझ में आया आपको थोड़ा सा अंतर? द डिफरेंस इज सिंपली, जब मैं ये लिख रहा हूं तो मैं ये जो लिख रहा हूं ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है 1/3 किस चीज की? कि उसने 1 रिपोर्ट किया है। बट क्या ये सच में 1 की प्रोबेबिलिटी है? नहीं, ये 1 रिपोर्ट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट 1 आया कब है? जब वो सच बोले और वाकई में 1 आया हो। तो ये आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में ट्रू या फॉल्स दोनों का केस आएगा। तो बेसिकली हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स। ये आपको ओवरऑल आंसर देगा, क्योंकि 1 रिपोर्ट होने का सैंपल ये है और 1 आने का और सही रिपोर्ट होने का सैंपल केवल ये है, पीटी। एंड दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी के हर सवाल को समझना बहुत जरूरी है, तमीज से समझ में आना चाहिए सब कुछ। 10 ब्लैक 10 व्हाइट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम 2 बॉल्स सेम कलर के ड्रॉ करेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर। सेम कलर के 2 बॉल कैसे ड्रॉ हो सकते हैं? या तो दोनों ब्लैक हो या दोनों व्हाइट हो। पहले तो आप कहोगे कि भैया 2 बॉल्स कोई से भी वाले कितने हो सकते हैं? 2 बॉल ड्रॉ करने के कितने वेज हैं? तो 20c2, ब्लैक 10c2 और व्हाइट 10c2। तो जो ओवरऑल वैल्यू आपको मिलेगी यहां से वो मिलेगी 2 × 10c2 डिवाइडेड बाई 20c2। तो ये हो गया 2 × 10 × 9 अपॉन 20 × 19। नाइन अपॉन 19। ठीक है, क्लियर है? 1/3 कैसे आया बाद में भी एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा वेट करिए। 117वां सवाल। The probability that a student is not a swimmer is 1/5. Then the probability that out of 5 students 4 are swimmers. तो देखो यहाँ पर क्या है, n is equal to 5, r is equal to 4, p is equal to 4/5, q is equal to 1/5। समझ में आया मैंने क्या लिखा? 5 ट्रायल्स हैं, 5 बच्चे हैं, 4 हमें स्विमर चाहिए। स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। लगा देते हैं, NCR p की पावर r q की पावर n - r, which is 5c4 4/5 की पावर r यानी 4 इंटू 1/5 की पावर 1। 5c4 की वैल्यू 5 है, तो जो वैल्यू आपकी बनेगी वो बनेगी 5 × 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5, कुछ ऐसा बन रहा है। तो मैं एक 5 अगर काट दूंगा तो ये बनेगा 4/5 की पावर 4, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? 117। ठीक है, अच्छा अब मुझे 2 कॉन्सेप्ट बताने, क्विकली मैं उन पे आता हूँ, नॉट डिफिकल्ट वंस। उस पर बहुत ज़्यादा आपको सवाल नहीं कराऊंगा मैं, बस उनका नाम सुन लो बस। उस पर सवाल आने की संभावना कम है और उसकी डायरेक्ट इज ए कॉन्सेप्ट जरूरत भी नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? लेटर से मैंने बोला कि मुझे एक इवेंट अकर करानी है ई। मैं कहता हूं कि 3 हेड्स आए, 3 हेड्स इन ए रो। मुझे 3 हेड्स चाहिए इन ए रो, और आपको क्या करना है, क्वाइन को 5 की पावर 4 3 1 2 5 तो होगा ही। सौरभ जी काहे बोर आ गए हो आप हैं? मतलब इतना कॉन्फिडेंस से इतनी गलत बात बोलना। 5 की पावर 5 में एक 5 कटा कि नहीं कटा? फिर कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया और 3 हेड्स आए एक रो में। 3 बार टॉस करने पे 3 हेड आना। आप ऐसे बोल दोगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई? बताओ, 1/8, यस और नो? ये जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस नहीं है, ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है। अब मैं आपको दूसरा केस बता देता हूं।
कि एक इवेंट एफ है जिसमें मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट क्वाइन लैंड्स ऑन हेड। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि एक और इवेंट है एफ, जिसका मतलब है पहले क्वाइन का आउटकम हेड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इवेंट ई ऑकर कराना है मुझे, और एक सिंबल बहुत गौर से देखना, गिवन एफ, ई बाई एफ अगर ऐसे लिखूंगा तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। आप मुझे बात बताओ कि अगर एफ घट चुका है तो नेचुरली आपको पता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी। यहां जैसे 12.5% की प्रोबेबिलिटी है 3 हेड आने की 3 टॉस में। अगर पहला टॉस हो गया है और उसका आउटकम मुझे बता दिया जाए कि वो हेड है, तो आपके ई इवेंट के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी अब हाई हो गई, क्योंकि आपको कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन मिल गई है जो आपके सपोर्ट में है। तो पी ई गिवन एफ बोलते हैं इसको। तो ई बटे एफ को ऐसे बोलते हैं ई गिवन एफ। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल का मतलब बेस्ड ऑन कंडीशन, कि एफ हो चुका है, एफ इज गिवन हैपेंड, ई की प्रोबेबिलिटी अब बताओ क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये कहता है कि तुम पहले ये निकालो कि एफ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप कहोगे पहले बार में एफ के हेड पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और पीई इंटरसेक्शन एफ का मतलब पता है क्या आपको? पीई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि जब ई और एफ दोनों हो रहे हो उसकी संभावना क्या है। आप बता सकते हो ई और एफ दोनों के एक साथ घटने की संभावना क्या है? 1/8। क्यों? क्योंकि देखो एफ का मतलब है जो ये आउटकम है, बहुत गौर से देखना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? ई कब घटेगा? जब तीनों पे एच आएगा। यस और नो? यस और नो? एफ कब घटेगा? एफ घटेगा जब पहले पे एच आ जाए बाकी कुछ भी रहे। तो पहले पे एच आके बाकी अगर कुछ भी रहे तो आप कहोगे कि इसकी संभावना क्या बन रही है? बहुत सारी बन रही है। एच एच बन रही है, एच एच टी बन रही है, एच टी एच बन रहा है, और एच टी टी बन रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के आउटकम में जो कॉमन आउटकम है वो तो एक ही है ना। जब ई होगा तो एफ अपने आप होगा, तो वो 1 हो गया कॉमन आउटकम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8, क्योंकि टोटल जो पॉसिबल आउटकम है हमारे सैंपल स्पेस में, पीई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है, जब आप निकालने जाओगे तो आप कहोगे ये मेरा डिजायर्ड आउटकम है, और टोटल आउटकम तुम्हारे 8 है ना। इन दोनों का कॉमन आउटकम ये है, टोटल आउटकम 8 है, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, और 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी है पीएफ, पहले टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है, 25%। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा रोल आपको सवालों में मिलेगा नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करके सैंपल स्पेस बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हमें पहला हेड आया है, ये बता दिया गया, तो अब हम जो सैंपल स्पेस बनाएंगे वो सैंपल स्पेस एच से शुरू होता हुआ बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हम कहेंगे एच एच एच, एच टी टी, एच एच टी, एच टी एच। तो हम कहेंगे हमारा सैंपल स्पेस 4 का है, ये 1 है 1/4। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है बहुत बड़े सवालों में हेल्पफुल हो सकती है, जहां पर सैंपल स्पेस को आसानी से बनाना पॉसिबल नहीं है। तो 2 तरीके हैं, हम ई और एफ को सेपरेट इवेंट की तरह लेके चलें और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूले से आंसर निकालें, या फिर हम सीधे उसको इनकॉर्पोरेट कर लें बिना सोचे हुए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज है। हम अपने सैंपल स्पेस में उस कंडीशन को इनकॉर्पोरेट कर लें तो हो गई वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे आपको मैं एक सवाल कराया था, अगर आपको याद हो, कि डाइस 1 है और डाइस 2 है। मान लेते हैं इसका आउटकम एक्स है, इसका आउटकम वाई है, और हमने कहा था कि अगर x + y 10 हो, ये गिवन हो, ये दिया है कि x + y 10 है, और आपको निकालना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 5, कम से कम 1 पे 5 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमने कहा कि 10 लाना है हमको। अब 10 अगर आ चुका है तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? हमारा सैंपल स्पेस होगा 6 4, 4 6, 5 5। यही सैंपल स्पेस हो सकता है ना। तो ये सैंपल स्पेस में हमने ऑलरेडी कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन हमने यहाँ पर लगा रखी है, और जब ये कंडीशन हमने लगा रखी है तो हमने सीधे बोल दिया कि हमारा आंसर 1/3 है। ज्यादा आसान है हमारे लिए। अगर छोटे केसेस हैं तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर आप कहोगे मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो कैसे होगा? सवाल मैं बताता हूँ। सम आपको 10 लाना है, तो एक इवेंट में डिफाइन करूंगा एफ, जिसका नाम है कि टोटल हमारा 10 है। ध्यान से देखना, ये कंडीशन है ई एफ, टोटल 10 है। टोटल 10 होने की प्रोबेबिलिटी अभी आपने देखी 2 कॉइन के टॉस में 3/36 है कि नहीं है?
3 डिजायर्ड आउटकम होंगे और 2 डाइस के टॉस में टोटल 36 आउटकम होंगे, 3/36 प्रोबेबिलिटी होगी। फिर हमारी एक इवेंट ई है कि हमारा एटलीस्ट 1/5 हो, एक आउटकम हमारा कम से कम 5 होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की निकालने जाऊं कि ई और एफ दोनों हो रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो यहां तो आपको पता है 5-5, 6-4, 4-6 एफ इवेंट का ये सैंपल स्पेस है। एफ इवेंट का स्पेस ये है, ऐसे कह लो, आउटकम स्पेस ये है। ई इवेंट का आउटकम स्पेस क्या है, ये है। तो दोनों में अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो एक ही चॉइस है जो काम की है, 1/36, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस हम कंडीशन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अप्लाई करेंगे, ना कि डायरेक्टली करेंगे। तो हमारा टोटल सैंपल स्पेस 36 का है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई और एफ दोनों 1/36, ई एफ 3/36। अब लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ हैज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये फॉर्मूला इसलिए ध्यान रखो कि शायद एग्जाम में अगर गलती से भी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछ ले तो पता होना चाहिए। बाकी सवालों में इसकी नीड तुम्हें बहुत कम पड़ेगी, आप डायरेक्टली सैंपल स्पेस बना के करोगे, आसान पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, हायर प्रोबेबिलिटीज में, जब हम बहुत हायर प्रोबेबिलिटीज में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटीज में जाते हैं, तब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूजफुल होती है। ऐसे नहीं कुछ खास इसका रोल यहाँ पर होता नहीं है। तो पीएफ की वैल्यू आप रख दीजिए जरा 3/36 और इसकी वैल्यू रख दीजिए आप 1/36। देखिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1/3, 36 कट गया। वो हमने डायरेक्टली देख लिया था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ नया नहीं है। आपके सैंपल स्पेस पे जो कंडीशन लगती है, उस कंडीशन की वजह से या तो आप पहले सैंपल स्पेस को ही रिडिजाइन कर लो और सॉल्व कर लो, या फिर आप सैंपल स्पेस सेम रहने दो, 2 इवेंट्स डिफाइन कर लो और उन 2 इवेंट्स के हिसाब से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बना लो। ठीक है, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले तो अगर ये आता नहीं है तो बताओगे कैसे, पता रखो इसको। ठीक है, एक और चीज है जो आपको जाननी है, वो है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स की बात अक्सर पेपर ऊपर में स्पोर्ट्स के लिए की जाती है, और एक है ऑड्स अगेंस्ट। समझिएगा, तो ऑड्स इन फेवर क्या है कि मान लिया कोई इवेंट है ए और उसके फेवर में मुझे ऑड निकालना है, कितना है ऑड्स इन फेवर। तो ये वैल्यू जो होती है बेसिकली ये होती है पी ए अपान पी ए बार। ये ऑड्स इन फेवर होता है, यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो ऑड्स इन फेवर कहलाता है। अगर हम होने की प्रोबेबिलिटी को पहले रखते हैं और ना होने की प्रोबेबिलिटी को नीचे रखते हैं तो ये ऑड्स इन फेवर हुए। ऑड्स अगेंस्ट को हम बोलेंगे ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रख दो और होने की प्रोबेबिलिटी को नीचे रख दो, ये ऑड्स अगेंस्ट हो गए। सो मान लेते हैं कि आपके किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि उसके होने की संभावना पी ए, मान लिया डाइस है, और डाइस में लेट्स से ये हमारा डाइस है और डाइस का सम हमारा 10 है, ये दिया हुआ है। आप बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी हमने निकाला है 1/3 है। यस, सम के 10 आने की संभावना भी देखी थी हमने कि 2 डाइस हो और 2 डाइस का सम 10 आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है 1/3? नहीं, डाइस के सम आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/12 है। याद करो 3 केसेस में सम आ सकता है 10, तो 3/36 1/12 है। अब अगर मुझे ऑड्स निकालने हो, ऑड्स इन फेवर, तो आप कहोगे ऑड्स इन फेवर अगर मुझे निकालना है तो मैं कहूंगा 1/12 बटे 1 माइनस 1/12, विच इज व्हाट, विच इज 1/12/11। यस, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ऑड्स इन फेवर इज 12:11। ना होने का 11 है, होने का 12 है, तो होना थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये है बेसिकली। यस, क्लियर है? क्या मैंने सही लिखा है? जी नहीं, ये गलत है। 1/12 आ रहा है, तो ये 1/11 होगा एक्चुअली, राइट, इट्स 1/11। तो होना अगर 1 यूनिट है तो ना होना 11 यूनिट है। और ऑड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे शर्त लगाई जाती है ना, बेट्स लगाए जाते हैं, अक्सर सट्टा मार्केट में यूज होता है। तो वहां पर होना और ना होने का रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेमैन टर्म्स में ना, प्रोबेबिलिटी के बजाय होना और ना होना का रेशियो देख लो। तो अगर कभी होना और ना होना 1:1 है तो आप कहोगे इवन बेट है, जैसे कॉइन का टॉस, तो उसमें ऑड्स का रेशियो क्या आएगा, ऑड्स इन फेवर 1:1। तो बेट सेंस बनाता है कि आप 100 रुपए की बेट लगा दो, जीते तो 100 मिला, हारे तो 100 गया। लेकिन अगर ऑड्स का रेशियो 1:11 है जीतने और हारने का, तो यहाँ पर जो बेट्स लगाई जाती है वैसे लगाई जाती हैं कि जो 1 के ऊपर बेट लगा रहा है, यानी जीतने के ऊपर, जैसे मान लिया मैच हो रहा है इंडिया और लेट्स से कोई बहुत नई कंट्री है स्कॉटलैंड, मान लिया तो इंडिया और स्कॉटलैंड का मान लिया मैच हो रहा है और जीतने का स्कॉटलैंड का ऑड 1 है और हारने का 11 है। तो अब कोई अगर मूर्खी होगा जो कहेगा चलो 1 लाख रुपए की बेट लगा लेते हैं कि 1 लाख हम जीतेंगे तो तुम देना और हारेंगे तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। जी नहीं,
जो ये बेट लगा रहा है कि स्कॉटलैंड जीतेगा, नोइंग कि उसके ऑड्स जीतने के कम है, वो शर्त ऐसे नहीं लगती है। वो शर्त ऐसे लगती है कि देखो अगर मैं हारूंगा तो 1 लाख दूंगा, लेकिन अगर मैं जीतूंगा तो मैं 11 गुना लूंगा तुमसे, 11 लाख लूंगा, राइट? बिकॉज वो शर्त ऐसे लगा रहा है ना, वो ऐसे फर्जी का रिस्क ले रहा है। अब जो जानता है कि इंडिया बहुत डोमिनेटिंग और इंडिया जीत सकती है, वो कहेगा ठीक है लगा लो, क्योंकि उसको तो ये दिख रहा है कि स्कॉटलैंड हारेगी, हमें तो 1 लाख मिलेगा ही, और वो इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि इसका रिस्क बहुत बड़ा है, राइट? इसके जीतने की पॉसिबिलिटी कम है। अब वो कॉन्फिडेंट गेम खेल रहा है कि वो अपने 1 लाख को उसने पूरा दांव पे लगा दिया है, उसको पता है ऑलमोस्ट डूब जाएगा, वो ये दांव खेल रहा है कि डूब जाए कोई बात नहीं, अगर जीता तो 11 लाख लेके जाऊंगा, वो 1 लाख की हार मान के बैठा है पहले। तो ऑड्स का यूज इस तरह से सट्टे में होता है, सट्टा लीगल नहीं है इसलिए मैं आपको सट्टा लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है? बट सट्टा बाजार में ऑड्स का मस्त इस्तेमाल होता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है सट्टा मार्केट ऐसा नहीं होता हर जुआ होता है, कई बार ऑड्स निकाले जाते हैं किसी इवेंट के होने को और ना होने को समझाने के लिए। जैसे जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल था, तो बहुत सारे जगहों से जो जो ये ऑड्स निकालते हैं, जाने माने प्लेटफॉर्म से, वहां से ऑड्स पेपर में भी निकाले गए थे ना, कि इंडिया के जीतने के ऑड लोगों ने प्रेडिक्ट किए थे 1.38:1। ये ऑड्स इन इंडिया फेवर, इंडिया के जीतने के फेवर में जो ऑड्स हैं वो 1.38:1 है, और इंडिया के हारने का कम और जीतने का ज्यादा उन्होंने फेवर किया था। तो इस तरह का सीन था, ऑल्दो इंडिया हार गई, तो आपको पता है कि तुक्का तुक्का ही होता है, ठीक है? हाँ जी, गूगल प्रेडिक्टर ने मैच शुरू होने के पहले बताया था कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 70% है और ऑस्ट्रेलिया की 30%, ठीक? तो यू नो व्हाट हैपेंस, वी ऑलवेज बिलीव कि बस ये ठीक है, जीत गए इंडिया, जीत गए इंडिया, इसी इमोशन में थे, और हुआ क्या ये, ठीक? चलो एनीवे, ऐसे ऑड्स अगेन समझ में आ गया, पीए बार बटा पीए, तो इसको निकलवा नहीं रहा हूं मैं, किसी इवेंट के होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर होने की प्रोबेबिलिटी से आप डिवाइड करें तो ऐसा होगा। और पीए बार की वैल्यू क्या होगी आपको पता है? पीए बार आपका 1 माइनस पीए के बराबर होगा, पीए बार 1 माइनस पीए के बराबर होगा, राइट? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 110 जो है ना, इसकी भाषा में थोड़ी गड़बड़ी है, बट जो सवाल का मतलब है, उस सवाल का मतलब बेसिकली कुछ ऐसा है, आप ऐसे समझो कि वो जो केस मैंने आपको एक करवाया था ना, ए और बी वाला, याद है? और 1/3 आया था इसका आंसर। ये इसेंशियली वही सवाल है, राइट? इसेंशियली वही सवाल है। तो इसका मतलब है कि ए या बी में से हमें कोई एक पॉइंट चुनने हैं, इधर ए और बी में से ही कुछ चुनना है, एक पॉइंट, और वो इधर जाना है। बट ए और बी में आपको पता है ए और बी भी चुने जा सकते हैं। तो इसको करने का मैं एक सोल्यूशन और बता देता हूं। एक तो मैंने करा ही दिया था, ए और बी का आई थिंक 1/3 आंसर भी आया था, याद है आपको? 1/3 एक आंसर हमारा आया था, ये वही करेक्ट ऑप्शन है। बट इसका एक दूसरा सोल्यूशन भी मैं आपको देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही 10 पॉइंट है। यस, अब एक काम करो आप, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास ये जो सारे पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट हैं बताओ? 6 पॉइंट है, राइट? लेटेस्ट से मैंने आपको बोला कि मुझे ए को पकड़ लेना है। अगर मैं ए को 100% पकड़ लेता हूं, एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, ए, आई जस्ट कैप्टिवेटेड इट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और मुझे एक ही साइड रखना है, आपको पता है। तो ये जो बाकी 5 पॉइंट है मेरे पास, इंक्लूडिंग बी, क्या मैं इनमें से कोई 2 पॉइंट और चुनूंगा? यस, क्योंकि ए को मैंने ऑलरेडी पकड़ लिया, बाकी 5 पॉइंट में मैं 5C2 कर सकता हूं। कल भी यही किया था ना, शायद कुछ ऐसा ही था। यस और नो? यही किया था। डिड वी डू समथिंग लाइक दिस कि नहीं? ऐसा ही कुछ हुआ था। 4 × 5C2, तो 5 जो कि 20, ये 40 आ गया था। एंड देन नीचे हमने क्या किया था? 10C3, 10 ही पॉइंट थे क्या? 5 चौके 20/2, 10, 40। नीचे हमने 120 तरीके निकाले थे, है ना? 10 9 8/6। हाँ ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। आई थिंक यही करवाया, ये सॉल्यूशन है। तो ये जो ए और बी का केस होना चाहिए, दिस इज नॉट एंड, दिस इज और। तो हमने तीनों पॉसिबिलिटी कल डिस्कस कर ली थी, अगर आपको याद हो, और तीनों में से ये वाली पॉसिबिलिटी थी, एंड नहीं था, और था, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी में देखिए आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। रेस्ट आपको ये बस करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस फंडामेंटल को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो आप। जब आपका मेंस का एग्जाम होने वाला होगा, क्योंकि तब तक एसएससी के 1-2 पेपर और हो चुके होंगे, सीएचएसएल का पेपर हो जाना है, पहले ही हो जाना है, सीजीएल से। अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो मैं यूट्यूब पर एक प्रोबेबिलिटी का वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है? बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, एमटीएस का पेपर होना है, जो भी नए पेपर्स होंगे, उन नए पेपर्स के हिसाब से अगर कुछ हमें लगेगा कि भाई 10-20 सवाल बच्चों को और करा देना है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सीजीएल मेंस के पहले, ये सीजीएल मेंस में आएगा ये टॉपिक, ठीक है, ये बैच भी सीजीएल का आपको पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो प्रोबेबिलिटी ना एक एंडलेस टॉपिक है, एंडलेस है, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, देयर इज नो एंड टू दिस टॉपिक। बट जितना मैंने आपको पढ़ाया है इससे आपका 99.99% काम हो जाएगा। रही बात 0.01% इज द रेयरिटी कि वो कुछ ऐसे डोमेन में घुसे जहां उनको नहीं घुसना चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि आई एम कीपिंग इट ओपन कि अगर मुझे लगा कि भाई नए पेपर जो हुए हैं उसमें कुछ बदलाव देखने को ऐसा मिल रहा है कि वो थोड़ा सा मे बी और हायर प्रोबेबिलिटी में घुसने की कोशिश करें, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यही मान के चल रहे हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी सिंपल रहेगी, होनी भी चाहिए, ठीक है, एसएससी के हिसाब से। बट फिर भी अगर थोड़ा लगेगा कि और घुसना चाहते हैं, पेपर से आइडिया लगेगा, तो मैं कोई ना कोई वीडियो मेंस के टाइम पे एक बना के प्रोबेबिलिटी का अलग से डाल दूंगा, वो देख लेना आप। तो ये कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि प्रोबेबिलिटी का एक और वीडियो अगर रैमो सर मेंस के पहले डालेंगे तो देखना है, ठीक है। हाँ जी, तो दैट विल बी something new which will evolve accordingly, I will put it video, otherwise it is not required। अभी आप इतना ही करोगे, आपको समझ में आ गया कि मेनली आपको कंप्यूटेशन की लॉजिक बिल्ड करनी है। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट कंप्यूटेशन का लॉजिक बिल्ड करना है आपको, है ना, कि भाई किसी चीज को कैसे काउंट करेंगे, वो लॉजिक बिल्डिंग है। जैसे इस सवाल को आप देख लो, ये सवाल देखो, ये इतना बढ़िया सवाल है ना, सच ए लवली क्वेश्चन दैट इसमें आपका कंप्यूटेशन का जो लॉजिक है कि आप इसको ऐसे काउंट करोगे या फिर 6C3 से कर लोगे, बट 6C3 नेचुरली आपके दिमाग में नहीं आएगा। जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सोचने के लिए, क्या 6C3 में कैसे, मुझे क्या सेलेक्ट करना है, हाउ कैन आई डू इट इन अ शॉर्टर वे, तो 6C3 वर्क। तो यू हैव टू जस्ट लर्न द लॉजिक्स ऑफ काउंटिंग। इट्स प्योर मैथमेटिकल टॉपिक। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लॉजिक है एंड आपको एक कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी चुननी होती है कि कैसे कंप्यूट करें इस चीज को, क्योंकि मैनुअली जाना हर बार लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत मजेदार टॉपिक है। बाकी परम्यूटेशन का बेसिक ज्ञान मैंने आपको दे दिया, कॉम्बिनेशन का मैंने बेसिक ज्ञान आपको दे दिया, प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको समझाया, ऑड समझाए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा दी। आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट का होना क्या होता है, कंडीशनल सैंपल स्पेस क्या होता है, और मॉक वगैरह में सवाल लगाइए। बाकी हम एक प्रैक्टिस शीट आपको देंगे, वो आप लगा लेना, खुश रहिए, ठीक है, मस्त रहिए, आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर। अगला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, वो हम शुरू करेंगे कल, ठीक है। तो कल हम स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करेंगे और बाय दिस मंथ एंड you will have all topics in your TT, all those who started with me long ago। Finally we will conclude and I'm sure you will do wonders in exam with your effort, definitely। Thank you so much, see you tomorrow, bye। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।